Hello everyone, myself Sakshi and I'm from Electrical Engineering Department. So welcome to the Sakshi Electrical Engineering. स्वागत है आप सभी का साक्ष्य इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। जैसा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्राचार्य प्रथम श्रेणी उप संचालक, प्राचार्य द्वितीय श्रेणी एवं सहायक संचालक की जो वैकेंसी आई है, जो कि हमारे एमपी गवर्नमेंट के टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट के थ्रू निकाली गई है, तो हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसी 2023 का, जिसमें आपका जो ऑफिशियली एग्जाम पैटर्न और सिलेबस अनाउंस किया उस बेस पर पार्ट ए एंड पार्ट बी में आपका सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसमें पार्ट ए में हम मध्य प्रदेश जीके, कंप्यूटर एंड नेशनल इंटरनेशनल जीके पढ़ते हैं। देन पार्ट बी में हम इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को डील कर रहे हैं। सो देखिएगा, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस के दिए थे, उसके पहले हमने कुछ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस के आपको लेक्चर्स दिए थे। सो आज हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन साइंस में आपको एक टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अभी हम पार्ट बी में इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को डील कर रहे हैं। सो देखिएगा, हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, सीआरओ पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सीआरओ, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ओके, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन साइंस में हम आज सीआरओ पढ़ने वाले हैं। कुछ स्टूडेंट्स के लगातार मैसेज आ रहे हैं कि लेक्चर्स नहीं आ रहे हैं, तो हम बता दें ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज एंड कुछ फैमिली फंक्शंस होने के कारण हम संडे तक, मोस्ट प्रोबेबली हम संडे को फ्री हो जाएंगे, संडे इवनिंग तक। ठीक है, फिर भी आज हम आपके लिए सीआरओ का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग टेंशन ना लीजिए, जैसे ही हम फ्री होंगे आपको मंडे से रेगुलर आपके प्रैक्टिस सेशन प्लस क्लासेस आपको मिलने लग जाएंगी। ओके, अब हर चीज़ को एडजस्ट करना होता है, फैमिली फंक्शंस है, संडे इवनिंग तक हम फ्री हो जाएंगे, इसीलिए आपको 1 या 2 दिन आपको एडजस्ट करना होगा। उसके बाद आपको रेगुलर लेक्चर्स मिल जाएंगे। क्लियर? और जो भी स्टूडेंट जब तक आपके जो प्रीवियस लेक्चर्स वॉच करना रह गए हैं या फिर आपका रिवाइज करना रह गया है, तो आप रिवीजन कर लीजिएगा। क्लियर? सबसे पहले तो आप अपने चैनल पे विजिट कीजिए एंड प्रॉपर प्लेलिस्ट के थ्रू आप वीडियोस को वॉच करिए। आप चाहे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल किसी भी ब्रांच से आप बिलोंग करते हैं, तो आप वीडियोस को देख सकते हैं। क्लियर? चलते हैं हम आज के अपने टॉपिक पे। हम पढ़ रहे हैं आज सीआरओ, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस में हम सीआरओ पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये देखिएगा, इसके पहले हमने 3 यूनिट्स कंप्लीट कर चुके हैं, 4th हमारी रनिंग थी, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट स्पेशल टॉपिक है सीआरओ, जिसको हम इन शॉर्ट सीआरओ बोलते हैं। फुल फॉर्म क्या होता है? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ठीक है, देखिएगा, सीआरओ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ठीक है, सीआरओ क्या होता है? एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होता है। क्या होता है? सीआरओ एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होता है। सीआरओ इज अ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि सीआरओ कैसा इंस्ट्रूमेंट है, एनालॉग है, डिजिटल है, एनालॉग डिजिटल दोनों है और नन, तो आप क्या बोलेंगे? सीआरओ जो है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। सीआरओ, सबसे पहले सीआरओ का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। क्या होता है? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। फिर आपसे पूछेंगे एग्जामिनर कि सीआरओ कैसा इंस्ट्रूमेंट है, डिजिटल है, एनालॉग है, डिजिटल एनालॉग बोथ है या नन, तो आप क्या बोलेंगे? सीआरओ जो होता है हमारा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, हम सीआरओ के एडवांटेजेस पढ़ रहे हैं। एडवांटेजेस में सबसे पहले क्या है? हाई रिजोल्यूशन। सबसे पहले क्या होता है, आपका जो सीआरओ होता है उसका हाई रिजोल्यूशन होता है। रिजोल्यूशन मतलब इनपुट पर वो मिनिमम चेंज जो आउटपुट पर डिडक्ट किया जा सके। कहने का मतलब है कि इनपुट में यदि कुछ चेंजेस आ रहा है तो वो आउटपुट पर हमें डिटेक्ट किया जा सके, उसको हम क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन बोलते हैं। एग्जामिनर आपसे रिजोल्यूशन की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? इनपुट पर वो मिनिमम चेंज जो आउटपुट पर डिटेक्ट किया जा सके इज नॉन एज रिजोल्यूशन। क्लियर? देखिएगा, सेकंड क्या होता है? ये एक लीनियर डिवाइस होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
क्या होता है? सीआरओ लीनियर डिवाइस होता है। आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे सीआरओ कैसा डिवाइस है, लीनियर, नॉन लीनियर, बोथ या नन, तो आप क्या बोलेंगे? सीआरओ एक लीनियर डिवाइस होता है। ठीक है, सो सीआरओ क्या होता है? लीनियर डिवाइस होता है, ये आपको याद रखना है। सीआरओ एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होता है। सीआरओ क्या होता है? लीनियर डिवाइस होता है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा क्या लिखा है। सीआरओ मेजर्ड आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, पिक वैल्यू और पिक टू पिक वैल्यू। सीआरओ क्या मेजर करता है? आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है, एवरेज वैल्यू को मेजर करता है, पिक वैल्यू को मेजर करता है और पिक टू पिक वैल्यू को मेजर करता है। आपको ये बातें याद रखनी है। क्या याद रखना है कि आरएमएस क्या क्या मेजर करता है? आरएमएस वैल्यू मेजर करता है, एवरेज वैल्यू मेजर करता है, पिक वैल्यू मेजर करता है और क्या करता है? पिक टू पिक वैल्यू मेजर करता है। ठीक है, तो सीआरओ जो है एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका हाई रिजोल्यूशन होता है, लीनियर डिवाइस होता है, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, पिक टू पिक वैल्यू और पिक वैल्यू को मेजर करता है। बेसिकली क्या करता है हमारा सीआरओ? डाटा को स्टोर करता है, उसके बाद क्या करता है? रीड मल्टीपल डाटा साइमल्टेनियसली। मल्टीपल डाटा को क्या करता है? रीड करता है। उसके बाद देखिएगा इसका जो प्रोसेसर होता है वो इजी होता है। ठीक है, सो सीआरओ क्या होता है? एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होता है, लीनियर डिवाइस होता है, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, पिक वैल्यू और पिक टू पिक वैल्यू को मेजर करता है, डेटा को स्टोर करता है, मल्टीपल डेटा को रीड करता है और इसका जो प्रोसेस होता है वो ईजियर होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिएगा डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में क्या डिसएडवांटेजेस सीआरओ का? आपको एग्जामिनर इस पॉइंट में से ही क्वेश्चंस पूछेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर? सो देखिएगा डिसएडवांटेजेस क्या है। नॉट मेजर्ड पावर बिकॉज पावर इज नॉन लीनियर क्वांटिटी। एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे कि सीआरओ क्या मेजर नहीं करता है, तो आप क्या बोलेंगे? पावर मेजर नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि पावर एक नॉन लीनियर क्वांटिटी होती है। क्या होती है पावर? पावर एक नॉन लीनियर क्वांटिटी होती है। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। फिर बैंडविड्थ इंटू राइज टाइम इक्वल टू 0.35। ओके, बैंडविड्थ इंटू राइज टाइम इक्वल टू 0.35। बैंडविड्थ इंटू राइज टाइम इक्वल टू 0.35। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपको याद रखना है ये बात। बैंडविड्थ इंटू राइज टाइम इक्वल टू 0.35। डिसएडवांटेज क्या होता है? सीआरओ जो है पावर मेजर नहीं करता है और नॉन लीनियर क्वांटिटी होती है, इस वजह से हम पावर मेजर नहीं कर सकते सीआरओ से। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। आपको बैंडविड्थ दे देंगे, राइज टाइम निकालने को बोल देंगे, या फिर राइज टाइम दे देंगे, बैंडविड्थ निकालने को बोल देंगे। सो आपको क्या याद रखना है? बैंडविड्थ इंटू राइज टाइम इक्वल टू 0.35। इसके बाद देखिएगा इसमें क्या होता है? वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होती है। सबसे पहले आप ये डायग्राम देखिए, ये क्या है? सीआरओ है। सब हम जो हाइलाइटर के माध्यम से बता रहे हैं वो देखिएगा आप। देखिए ये है इलेक्ट्रॉन गन, ये है कैथोड ग्रिड, ये है फोकसिंग एनोड, ये है प्री एक्सेलेटिंग एनोड, ये है एक्सेलेटिंग एनोड। ठीक है, इसके बाद ये देखिए ये स्क्रीन है। इसके बाद ये देखिए ये फॉस्फर कोटिंग है। नेक्स्ट देखिएगा ये एक्वाटेक कोटिंग है, इसमें ये हॉरिजेंटल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होती है और ये वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होती है। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये जो है ये इलेक्ट्रॉन गन है, इसके बाद ये क्या है? कैथोड ग्रिड है, फिर ये क्या है? फोकसिंग एनोड है, ये क्या है? प्री एक्सेलेटिंग एनोड है, ये क्या? एक्सेलेटिंग एनोड है। एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे प्री एक्सेलेटिंग एनोड और एक्सेलेटिंग एनोड के बीच में क्या लगा होता है, तो आप क्या बोलेंगे? फोकसिंग एनोड। फिर आपसे पूछ लेंगे सिंक्रोनाइजर का काम क्या होता है, सॉ टूथ वेवफॉर्म किसको देते हैं, रिट्रेस पीरियड क्या होता है,
ठीक है। सो देखिएगा वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पे हम क्या देते हैं, साइनोसॉइडल सप्लाई देते हैं। ये देखिए वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पे हम क्या देते हैं, साइनोसॉइडल सप्लाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पे आप क्या देते हैं, साइनोसॉइडल सप्लाई देते हैं। वेट, ये देखिए वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पे क्या देते हैं हम, साइनोसॉइडल सप्लाई देते हैं। उसके बाद हॉरिजेंटल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पे हम क्या देते हैं, सॉटूथ सप्लाई देते हैं। ठीक है। सो देखिएगा एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पे कौन सा सप्लाई देते हैं, तो आप बोलेंगे साइनोसॉइडल सप्लाई देते हैं। उसके बाद हॉरिजेंटल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पे सॉटूथ सप्लाई देते हैं। फिर आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पे जो सप्लाई होती है और हॉरिजेंटल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स के बीच में जो सप्लाई होती है, इन दोनों के बीच में जो कनेक्ट होता है वो क्या होता है, तो आप बोलेंगे सिंक्रोनाइजर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ कनेक्ट होता है सिंक्रोनाइजर, वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट और हॉरिजेंटल डिफ्लेक्टिंग प्लेट के बीच में। ये देखिए ये जो है हॉरिजेंटल डिफ्लेक्टिंग प्लेट है और ये जो है वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट है, और इसके बीच में क्या लगा होता है, सिंक्रोनाइजर लगा होता है। इज इट क्लियर और नॉट, ये बात आपको याद रखनी है। वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पे साइनोसॉइडल सप्लाई देते हैं, हॉरिजेंटल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पे सॉटूथ सप्लाई देते हैं। वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स पे जो सप्लाई होती है और हॉरिजेंटल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स पे जो सप्लाई होती है, इन दोनों के बीच में जो कनेक्ट होता है वो क्या होता है, सिंक्रोनाइजर होता है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, हॉरिजेंटल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स और इलेक्ट्रॉन गन के बीच में ब्लिंकिंग सर्किट लगा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जामिनर पहले तो एक क्वेश्चन क्या करेंगे, सिंक्रोनाइजर कहाँ लगा होता है, तो आप बोलेंगे हॉरिजेंटल डिफ्लेक्टिंग प्लेट और वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट के बीच में। क्लियर। उसके बाद आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि ब्लिंकिंग सर्किट कहाँ लगाते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, हॉरिजेंटल डिफ्लेक्टिंग प्लेट और इलेक्ट्रॉन गन के बीच में ब्लिंकिंग सर्किट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हॉरिजेंटल डिफ्लेक्टिंग प्लेट और इलेक्ट्रॉन गन के बीच में क्या लगाते हैं, ब्लिंकिंग सर्किट लगाते हैं। हॉरिजेंटल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स और इलेक्ट्रॉन गन के बीच में क्या लगाते हैं, ब्लिंकिंग सर्किट लगाते हैं। इसके बाद देखना प्री एक्सेलेटिंग एनोड, फॉक्सिंग एनोड और एक्सेलेटिंग एनोड यहाँ एक डबल कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करती है। आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि सीआरओ में क्या डबल कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करता है, तो आप बोलिएगा प्री एक्सेलेटिंग एनोड, एक्सेलेटिंग एनोड और फॉक्सिंग एनोड तीनों मिलकर जो है डबल कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करती है। कैथोड ग्रिड पर आप कैसी सप्लाई देते हैं, तो आप बोलेंगे नेगेटिव सप्लाई देते हैं। कैथोड ग्रिड पर हम नेगेटिव सप्लाई देते हैं। कैसी सप्लाई देते हैं, कैथोड ग्रिड पर नेगेटिव सप्लाई देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेगेटिव सप्लाई इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन से अगर पॉजिटिव देंगे तो इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव होगा और ये अपनी तरफ खींच लेगा, इसीलिए कैथोड ग्रिड पर नेगेटिव सप्लाई देने पर इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर भेजेगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहा है ये, देखिए कैथोड ग्रिड पर नेगेटिव सप्लाई कनेक्ट होती है। नेगेटिव सप्लाई इसलिए दे रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन में अगर पॉजिटिव देंगे, कैथोड ग्रिड पे हम नेगेटिव देते हैं और इलेक्ट्रॉन पे अगर पॉजिटिव देंगे तो दोनों अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर दोनों पे हम नेगेटिव देंगे तो रिपल्शन होगा। समझ रहे हैं आप बात को, देखिए क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन में अगर पॉजिटिव देंगे तो कैथोड ग्रिड पर अगर पॉजिटिव तो अपनी तरफ खींच लेगा, इसीलिए कैथोड ग्रिड पर नेगेटिव सप्लाई देते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेज देगा। समझ रहे हैं आप बात को। इसके बाद देखिएगा इलेक्ट्रॉन गन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गन इट फेड्स द इलेक्ट्रॉन्स इनटू द ट्यूब, ट्यूब में इलेक्ट्रॉन को फेड कर रहा है कौन, इलेक्ट्रॉन गन। उसके बाद देखिएगा कैथोड ग्रिड पर आपको याद रखना है टू द पॉइंट नेगेटिव सप्लाई देते हैं। प्री एक्सेलेटिंग एनोड, फोक्सिंग एनोड और एक्सेलेटिंग एनोड तीनों मिलकर डबल कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करते हैं। उसके बाद देखिएगा एक्वाडेक कोटिंग, एक्वाडेक कोटिंग क्या होती है, एक्वाडेक कोटिंग का काम अनवांटेड इलेक्ट्रॉन्स जो भी पिक्चर बना रहे हैं उनको एक्वायर कर लेता है। क्या करता है एक्वाडेक कोटिंग, एक्वायर अनवांटेड इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, एक्वायर करता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, एक्वायर अनवांटेड इलेक्ट्रॉन्स कौन
करता है एक्वाटिक कोटिंग जो होती है। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिएगा फॉस्फोरस कोटिंग होती है। फॉस्फोरस कोटिंग क्या करती है? सबसे पहले तो आपको जितनी बातें बताइए ना सारी क्वेश्चंस के रूप में आपसे कहीं ना कहीं पूछी जाती है, आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा इन सारी चीज़ों को। सीआरओ क्या करता है? डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है। हाई रिजोल्यूशन होता है। रिजोल्यूशन मतलब इनपुट पर वो मिनिमम चेंज जो आउटपुट पर डिटेक्ट किया जा सके। सीआरओ क्या होता है? लीनियर डिवाइस होता है। उसके बाद देखिएगा डिसएडवांटेज क्या है? पावर को मेजर नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि नॉन लीनियर क्वांटिटी है। फिर आपसे एग्जामिनर बैंडविड्थ इनटू राइज टाइम इक्वल टू क्या होगा? तो आप बोलेंगे 0.35 होता है। आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स पे आप कैसा सप्लाई देंगे? तो आप बोलेंगे साइनोसॉइडल सप्लाई देंगे। हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स पे आप कैसा सप्लाई देंगे? तो आप बोलेंगे सॉटूथ सप्लाई देंगे। उसके बाद आपसे एग्जामिनर सिंक्रोनाइजर कहाँ कनेक्ट होता है? तो आप बोलेंगे हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट और वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स में जो बीच में कनेक्ट होता है सप्लाई की उसको सिंक्रोनाइजर बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिएगा हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स और इलेक्ट्रॉन गन के बीच में ब्लिंकिंग सर्किट लगाते हैं। फिर आपको क्या याद रखना है? डबल कॉन्केव लेंस की तरह कौन बिहेव करता है? प्री एक्सिलेटिंग, एक्सिलेटिंग और फॉक्सिंग एनोड। उसके बाद देखिएगा कैथोड ग्रिड पे कैसा सप्लाई देते हैं हम? नेगेटिव सप्लाई देते हैं। टू द पॉइंट बातें आपको याद रखनी है बिल्कुल। एक्वाटिक कोटिंग क्यों करते हैं? अनवांटेड इलेक्ट्रॉन्स को एक्वायर करने के लिए। फॉस्फोरस कोटिंग क्या होती है? इट कन्वर्ट हीट इनटू लाइट। क्या होती फॉस्फोरस कोटिंग? हीट को लाइट में कन्वर्ट करने के लिए। फॉस्फोरस कोटिंग क्या करते हैं? इट कन्वर्ट हीट इनटू लाइट। ठीक है। देखिए इतने टाइप की कोटिंग्स होती है। एक होती है P11, P4, P6, P15, P31। P11 क्या करते हैं? जनरल पर्पस सीआरओ। P4 क्या है? ब्लैक एंड व्हाइट सीआरओ। P6 कलर्ड सीआरओ। P15 सैम्पलिंग सीआरओ। P31 स्टोरेज सीआरओ। आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे P11 पे कौन सी कोटिंग होती है? तो आप बोलेंगे जनरल पर्पस। P4 पे ब्लैक एंड व्हाइट। P6 पे कलर्ड। P15 सैम्पलिंग सीआरओ। क्लियर। इसके बाद देखिएगा आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे सीआरओ पे कौन सी फोकसिंग होती है, टीवी में कौन सी फोकसिंग होती है। तो आपको क्या याद रखना है? सीआरओ में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिएगा टीवी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोकसिंग होता है। कंप्यूटर में दोनों फोकसिंग होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे सीआरओ में कौन सी फोकसिंग होती है, तो आप क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग होती है। ओके। उसके बाद देखिएगा टीवी में कौन सी फोकसिंग होती है, तो आप बोलिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोकसिंग होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीआरओ में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग होती है, टीवी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोकसिंग होती है और कंप्यूटर में दोनों फोकसिंग होती है। इस बात का आपको याद रखना है। ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट। देखिए जहाँ सीआरओ जहाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वहाँ क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग यूज होती है। टीवी में जहाँ पिक्चर के रूप में देखना होता है वहाँ क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोकसिंग होती है। क्लियर। इसके बाद देखिएगा इसके जो सीक्वेंस है, किसके सीक्वेंस है? जो सीआरओ में जो डायग्राम बना है उसका जो सीक्वेंस है एग्जामिनर वो भी आपसे पूछ सकता है। जैसे कि पहले है इलेक्ट्रॉन गन, कैथोड ग्रिड, प्री एक्सिलेटिंग एनोड, फोकसिंग एनोड, एक्सिलेटिंग एनोड, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। ये सारी सीक्वेंस आपको याद रखना है। सो देखिएगा ये सीक्वेंस इलेक्ट्रॉन गन, कैथोड ग्रिड, प्री एक्सिलेटिंग एनोड, फोकसिंग एनोड, एक्सिलेटिंग एनोड, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स और वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। आपको ये बातें याद रखनी है। इलेक्ट्रॉन गन, कैथोड ग्रिड, प्री एक्सिलेटिंग एनोड, एक्सिलेटिंग एनोड, सॉरी फोकसिंग एनोड, एक्सिलेटिंग एनोड, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट और वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट। इस बात का आपको याद रखना है। ठीक है। अब आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि जो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होती है वो
किस पोजीशन में लगाई जाती है, तो आपको ये याद रखना है कि जो वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट है वो हॉरिजेंटल पोजीशन में लगाई जाती है और जो हॉरिजेंटल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स है वो वर्टिकल पोजीशन में लगाई जाती है। वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स प्लेस्ड हॉरिजेंटल पोजीशन ठीक है, और हॉरिजेंटल डिफ्लेक्टिंग प्लेट प्लेस्ड इन वर्टिकल पोजीशन। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। very important, vertical deflecting plate placed in horizontal position and horizontal deflecting plate placed in vertical position। क्लियर। अब देखिएगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का आपको फॉर्मूला पता ही होगा, ठीक है। ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है जो कि हाफ mv² है और ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी है जो कि QV है। जब आपने इसको इक्वल रखा, Q इक्वल टू चार्ज, V इक्वल टू वेलोसिटी, VA इक्वल टू एनोड वोल्टेज, M क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का आपको क्या याद रखना है, फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv² होता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो होता है हाफ mv² होता है। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है Q इंटू VA होता है। अब देखिए हाफ mv² इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू VA। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, v² इक्वल टू, ये 2 यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो 2 इंटू Q इंटू VA अपॉन M। v² से जब हम रूट हटाएंगे, v इक्वल टू √2Q इंटू VA अपॉन M। v इक्वल टू √2Q इंटू VA अपॉन M। ये आपको याद रखना है, किसका फॉर्मूला है, ये वेलोसिटी का। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो देखिएगा वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट जो है हॉरिजेंटल पोजीशन में लगाई जाती है, हॉरिजेंटल डिफ्लेक्टिंग प्लेट जो है वर्टिकल पोजीशन में लगाई जाती है। जब हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को इक्वल करते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला निकल कर आता है वो आता है v इक्वल टू √2Q इंटू VA अपॉन M, ठीक है। अब देखिएगा कंट्रोल ऑफ CRT पढ़ रहे हैं हम, कैसे कंट्रोल करते हैं वो चीज़ देखिए। एक होता है फोकस कंट्रोल। क्या होता है, पहला होता है फोकस कंट्रोल। फोकस कंट्रोल में क्या होता है, हम एनोड वोल्टेज को चेंज कर देते हैं। अब आपको बिल्कुल टॉपिक का निचोड़ मिल रहा है, अब आप इसमें से एक भी पॉइंट को स्किप मत करिएगा, ठीक है। और एक आज कितना फ्राइडे हो गया है, आप सैटरडे और संडे का एडजस्टमेंट कर लीजिएगा या फिर आप रिवीजन कर लीजिएगा। मंडे से आपको कंटिन्यू लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, क्लियर। सो देखिएगा फोकस कंट्रोल क्या करता है, एनोड वोल्टेज को चेंज करता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम, फोकस कंट्रोल में एनोड वोल्टेज को चेंज करते हैं। उसके बाद दूसरा देखिएगा इंटेंसिटी कंट्रोल। इंटेंसिटी कंट्रोल क्या होता है, इंटेंसिटी कंट्रोल दैट मीन्स कंट्रोल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटरिंग इन द CRT। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनको कंट्रोल करता है जो कि CRT में जो एंट्री करते हैं। दैट मीन्स कंट्रोल ग्रिड सप्लाई वोल्टेज जो हमने कैथोड ग्रिड पर नेगेटिव सप्लाई दी है उसको चेंज करके हम इंटेंसिटी को कंट्रोल करते हैं। तो इंटेंसिटी कंट्रोल में हम इंटेंसिटी को कंट्रोल करते हैं और फोकस कंट्रोल में हम एनोड वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। के बाद देखिएगा पोजीशन कंट्रोल। क्या होता है पोजीशन कंट्रोल, बाय अप्लाइंग स्मॉल DC वोल्टेज टू दी डिफ्लेक्टिंग प्लेट। हम पोजीशन कंट्रोल में क्या करते हैं, स्मॉल DC वोल्टेज को अप्लाई करते हैं, किस पे, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स पे। उसके बाद देखिएगा ये एक आपको दिख रहा होगा स्क्रीन, ये देखिए ये D, यहाँ से यहाँ तक हमने D माना है, यहाँ से यहाँ तक हमने L माना है, ये यहाँ से यहाँ तक D, ये पूरा जो है लेंथ LD और ये BD। तो आपको D का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। क्या होता है D, L इंटू LD BD अपॉन 2D BA। D दैट मीन्स अब देखिए जब हम डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है D अपॉन BD।
क्या होता है डी अपॉन वी डी। तो जब हम डी का वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे एल डी वी डी अपॉन 2D VA, तो क्या होगा फॉर्मूला L इंटू एल डी अपॉन 2D VA। और आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी का यूनिट बताइए, तो आप क्या बोलेंगे mm पर वोल्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी क्या होता है d अपॉन वी डी, और वी डी क्या होता है एल डी वी डी अपॉन 2D VA। वेट अ सेकेंड, d क्या होता है L इंटू एल डी वी डी अपॉन 2D VA, ठीक है। डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी क्या होता है mm पर वोल्ट होता है। डिफ्लेक्शन फैक्टर क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी, ठीक है। डिफ्लेक्शन फैक्टर क्या होता है रेसिप्रोकल होता है किसका डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी का। डिफ्लेक्शन फैक्टर जो होता है रेसिप्रोकल होता है डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे एग्जामिनर डिफ्लेक्शन फैक्टर पूछ लेंगे तो आप क्या बोलेंगे रेसिप्रोकल ऑफ डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी। डिफ्लेक्शन फैक्टर इक्वल टू 1 अपॉन डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी। डिफ्लेक्शन फैक्टर को इक्वल टू क्या होगा 1/s, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2D इंटू वी ए अपॉन एल इंटू एल डी। अब देखिएगा जब हम हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पर दोनों प्लेट्स पर हम एसी सप्लाई साइनोसाइडल सप्लाई कनेक्ट करते हैं तो स्क्रीन पर जो पैटर्न हमें दिखाई देता है उसे लिजाजोस पैटर्न कहते हैं। क्या कहते हैं जब हम हॉरिजेंटल प्लेट और डिफ्लेक्टिंग प्लेट पर साइनोसाइडल सप्लाई कनेक्ट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं लिजाजोस पैटर्न कहते हैं, ठीक है। क्या करता है लिजाजोस पैटर्न, आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे लिजाजोस पैटर्न का क्या यूज होता है, तो आप बोलेंगे फेज डिफरेंस फ्रीक्वेंसी रेशियो को फाइंड करने में, ठीक है। उसके अलावा लिजाजोस पैटर्न ये देखिएगा क्या लिखा हुआ है when sinusoidal supply at both the deflecting plate then the pattern shown as screen is called Lejazos pattern. It is used to find phase difference. फेज डिफरेंस को फाइंड करने के लिए, इसके बाद फ्रीक्वेंसी रेशियो को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं लिजाजोस पैटर्न का यूज करते हैं। ये देखिएगा फॉर फेज सीक्वेंस, देखिए जब कोई शेप इस टाइप का रहेगा तो आप क्या बोलेंगे थीटा इक्वल टू क्या होगा 0 डिग्री होगा। जब कोई शेप इस वे में होगा तो आप क्या बोलेंगे 180 डिग्री होगा। जब आपका थीटा 90 डिग्री होगा तो आप क्या बोलेंगे, ये देखिए ये एक एंटी क्लॉकवाइज में है और एक क्या है क्लॉकवाइज में है, तो आप क्या बोलेंगे Vx लीड्स वी बाय 90 डिग्री। मतलब एंटी क्लॉकवाइज में क्या करता है Vx लीड करता है 90 डिग्री और क्लॉकवाइज में क्या होता है Vy लीड करता है। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिएगा, ये देखिए ये हमारा 0 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है, ये 180 और ये 270 है और ये 360 है, ठीक है। 270 और 360 के बीच में कुछ इस टाइप का शेप बनेगा, समझ रहे हैं आप बात को। एग्जैक्ट 90 पे इस टाइप का बनेगा। 45 पे ये शेप आपको पूछे जाते हैं डिग्री दे दे के, मतलब आपसे पूछ लेंगे या तो शेप दे देंगे, आपसे पूछ लेंगे कि एंगल बताइए, या फिर फाई का मान दे देंगे और आपसे क्या शेप पूछ लेंगे। समझ आ रही है बात, तो आपको ये याद रखना है। ये देखिए ये 90 पे सर्कल जो बना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना है और इधर जो सर्कल बना है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना है। इसके बाद देखिएगा ये 0, 90, 180 और 270, ठीक है। तो 270 और 360 के बीच में कुछ इस टाइप का शेप होता है। फिर ये देखिएगा 90 और 180 के बीच में कुछ इस टाइप का शेप होता है। क्लियर। उसके बाद देखिएगा हम फ्रीक्वेंसी रेशियो फाइंड करते हैं तो क्या होता है Fx अपॉन Fy। Fx अपॉन Fy क्या होता है हॉरिजेंटल डिफ्लेक्टिंग प्लेट अपॉन वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट। Fx अपॉन Fy क्या होता है Fx अपॉन Fy क्या होता है हॉरिजेंटल डिफ्लेक्टिंग प्लेट अपॉन वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट। हॉरिजेंटल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पे हम वर्टिकल लाइन खींचते हैं और वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पे हम हॉरिजेंटल लाइन। Fx क्या है Fx नंबर ऑफ वर्टिकल टेंजेंट और Fy क्या है नंबर ऑफ हॉरिजेंटल टेंजेंट। अब देखिए
आपको ये शेप दे रखा है, ये देखिए हाइलाइटर के माध्यम से दिखाते हैं, ये आपको ऐसा शेप दे रखा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये शेप दे रखा है तो आपको क्या करना है, पहले इस टाइप से दो बिंदु बनाने हैं, कहने का मतलब है कट लगाने हैं आपको। वेट, ये देखिए, ये एक यहाँ कटा, एक यहाँ कटा। ठीक है, अब हमने बीच में से फिर कट करा तो कहाँ कहाँ कट हुआ, एक यहाँ कट हुआ और एक यहाँ कट हुआ। तो एफ एक्स अपॉन एफ वाई हमको निकालना है। तो आप देख रहे हैं वर्टिकल पे भी दो कट हैं और हॉरिजेंटल पे भी दो कट हैं। तो जब आपने इसको एफ एक्स अपॉन एफ वाई को कट किया तो क्या आया, 1:1 आया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, आपको अगर जहां वर्टिकल सॉरी हॉरिजेंटल एफ एक्स अपॉन एफ वाई निकालना है तो आपको वर्टिकल टेंजेंट और हॉरिजेंटल टेंजेंट कट करने हैं और फिर जितने कट हुए हैं उसको लिख के आपको रेशो फाइंड करना है। समझ आ रही है बात? फिर देखिएगा नेक्स्ट, ये देखिए इसमें आपको डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो डी वाई मतलब डी वाई के लिए क्या निकलेगा, नंबर ऑफ हॉरिजेंटल टेंजेंट। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ दो कट हैं, ये एक और ये दो, तो ये दो यहाँ लिख दिया। उसी तरीके से ये कट लगा, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए 8 कट लगे हुए हैं। अब देखिएगा हम गिन के बताते हैं आपको, 1 2 यहाँ 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 और फिर 7 और फिर 8। तो ये देखिए 8 और 2 इधर इस टाइप से 2 लगे और इस टाइप से 8 लगे हैं, इधर 8 लगे और इधर 2 लगे हैं। तो 2/8 1:4 आपका आंसर आ गया। समझ आ रही है बात? इसके अलावा फिर देखिएगा नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्या दिया है, इसमें भी ऐसे ही एफ एक्स अपॉन एफ वाई निकालना है। तो अब एफ एक्स अपॉन एफ वाई निकालना है, दैट मीन्स क्या हो गया, एफ एक्स अपॉन एफ वाई हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, नंबर ऑफ वर्टिकल टेंजेंट अपॉन नंबर ऑफ हॉरिजेंटल टेंजेंट। क्लियर? तो एफ एक्स अपॉन एफ वाई, ये देखिए दो कट लगे यहाँ 1 2 और ये क्या लगा है 1 2 3 4, तो ये 2/4 मतलब 1:2। क्लियर? इसके बाद देखना इनपुट इम्पीडेंस ऑफ सीआरओ। सीआरओ का इनपुट इम्पीडेंस किस रेंज में होता है, तो आप क्या बोलेंगे, मेगा ओम की रेंज में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीआरओ जो है उसका जो इनपुट इम्पीडेंस है वो किस रेंज में होता है, तो आप बोलेंगे मेगा ओम की रेंज में होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और हर एग्जाम में पूछा जाता है कि सीआरओ का इनपुट इम्पीडेंस किस रेंज में होता है, तो आप क्या बोलेंगे, मेगा ओम की रेंज में होता है। ये बात आपको याद रखनी है, टू द पॉइंट। इसके बाद देखिएगा आपका सीआरओ कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो आपको पूरा टॉपिक पढ़ा दिया गया है सीआरओ, दैट मीन्स हमने पूरा जितना भी रिलेटेड डेटा था सीआरओ से कंप्लीट हो गया। दैट मीन्स आपका जो टॉपिक था सीआरओ वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, सो देखिएगा हम आपको एक बार रिकॉल करा देते हैं, देन हम क्या करते हैं, वीडियो को एंड करते हैं। सीआरओ क्या होता है, सबसे पहले ये देखिए आपका जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस में आपको सीआरओ एक टॉपिक दिया है। ठीक है, ये देखिए, तो सीआरओ क्या होता है, सीआरओ एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होता है। क्या करता है सीआरओ का एडवांटेज क्या है, हाई रिजोल्यूशन होता है। रिजोल्यूशन मतलब इनपुट पर वो मिनिमम चेंज जो आउटपुट पर डिटेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद क्या होता है, लीनियर डिवाइस होता है। क्या मेजर करता है, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, पिक टू पिक वैल्यू मेजर करता है। उसके बाद क्या करता है, डाटा को स्टोर करता है। उसके बाद क्या करता है, मल्टीपल डेटा को रीड करता है। इसका जो प्रोसेस होता है वो ईजियर होता है। ठीक है,
ये बातें ध्यान रखनी है। डिसएडवांटेज क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि पावर को मेजर नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि पावर एक नॉन लीनियर क्वांटिटी होती है। उसके बाद आपको ये फॉर्मूला 5 स्टार लगा लीजिए, बैंडविड्थ इनटू राइज टाइम इक्वल टू 0.35, इस पे न्यूमेरिकल भी बनेगा, ठीक है। फिर आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पे कौन सा सप्लाई देते हैं, तो आप बोलेंगे साइनसॉइडल सप्लाई। हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स पे आप कौन सा सप्लाई देते हैं, तो आप बोलेंगे सॉटूथ सप्लाई। उसके बाद वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स पर जो सप्लाई होती है और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स पे जो सप्लाई होती है, इन दोनों के बीच में जो सप्लाई कनेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंक्रोनाइजर बोलते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, टू द पॉइंट बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद ये आपको डायग्राम याद रखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ लगी हुई है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स पे हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट और इलेक्ट्रॉन गन के बीच में हम ब्लैंकिंग सर्किट लगाते हैं, ओके। उसके बाद देखिएगा प्री एक्सेलेटिंग एनोड, फोकसिंग एनोड और एक्सेलेटिंग एनोड जो है एक डबल कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कैथोड ग्रिड पर नेगेटिव सप्लाई होती है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद प्री एक्सेलेटिंग एनोड, फोकसिंग एनोड और एक्सेलेटिंग एनोड जो होता है डबल कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करता है। एक्वाडेक कोटिंग क्या करती है, अनवांटेड इलेक्ट्रॉन्स को एक्वायर करती है। फॉस्फर कोटिंग क्या करती है, लाइट हीट को लाइट में कन्वर्ट करती है। जनरल पर्पस सीआरओ P11, ब्लैक एंड व्हाइट सीआरओ P4, कलर्ड सीआरओ जो होता है P6 कोटिंग होती है। सैम्पलिंग सीआरओ P15, P31 में स्टोरेज सीआरओ, ठीक है। ये बातें आपको बिल्कुल कोटिंग की ऐसी के एज इट इज याद रखनी है। सीआरओ में कौन सी फोकसिंग होती है, तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, पीवी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ओके। फिर देखिएगा जहाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग होती है, और जहाँ पिक्चर के रूप में चलता है वहाँ अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोकसिंग होती है। ये सीक्वेंस आपको एज इट इज याद रखना है। काय का सीक्वेंस है, ये आपका जो सीआरओ का डायग्राम बना हुआ है उसका सीक्वेंस है। इलेक्ट्रॉन गन, कैथोड ग्रिड, प्री एक्सेलेटिंग एनोड, फोकसिंग एनोड, एक्सेलेटिंग एनोड, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट, वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट, ये सीक्वेंस आपको एज इट इज याद रखना है। उसके बाद देखिएगा वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पे हॉरिजॉन्टल सप्लाई पोजीशन में लगा होता है, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स वर्टिकल पोजीशन में लगा होता है। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जब हम इक्वल करते हैं तो V का वैल्यू निकलता है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कंट्रोल ऑफ सीआरटी में एक होता है फोकस कंट्रोल, जो कि क्या करता है, एनोड वोल्टेज को चेंज करते हैं, किसमें, फोकस कंट्रोल में। इंटेंसिटी कंट्रोल में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो एंटर होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं। उसके बाद पोजीशन कंट्रोल में हम डीसी सप्लाई वोल्टेज देते हैं डिफ्लेक्टिंग प्लेट पे। फिर डी का आपको फॉर्मूला याद रखना है, L इंटू LD VD अपॉन 2D VA, ठीक है। उसके बाद डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी क्या होता है, D अपॉन VD, L इंटू LD अपॉन 2D VA, किसमें होती है, mm पर वोल्ट में। डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी जो होती है mm पर वोल्ट में होती है। डिफ्लेक्शन फैक्टर क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी का, क्लियर। लिजाजोस पैटर्न क्या होता है, फेज डिफरेंस और फ्रीक्वेंसी रेशियो को फाइंड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ये हमने आपको सॉल्यूशन करना बता दिया है। फिर नेक्स्ट देखिएगा इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है सीआरओ का, मेगा ओम रेंज में होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सो सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका पूरा टॉपिक का निचोड़ याद रखना है आपको। सीआरओ आपका जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है, एज इट इज आपको याद रखनी है सारी बातें, ठीक है। इनकेस फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और आपको बिल्कुल आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा सीआरओ कैसा डिवाइस है, तो आप बोलेंगे लीनियर डिवाइस है। कैसा इंस्ट्रूमेंट है, तो आप बोलेंगे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है।
उसके बाद आपसे पूछ लेगा कि कौन सी क्वांटिटी मेजर करता है, तो आप बोलेंगे आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, पिक टू पिक वैल्यू मेजर करता है। उसके बाद आपसे पूछ लेंगे वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पे आप कौन सा सप्लाई देते हैं, तो बोलेंगे साइनोसाइडल सप्लाई। हॉरिजेंटल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स पे कौन सा सप्लाई देते हैं, तो आप बोलेंगे सॉटूथ सप्लाई। ये फॉर्मूला आपसे पूछ सकते हैं, वैल्यू पूछ सकते हैं। उसके बाद आपसे सिंक्रोनाइजर ब्लैंकिंग सर्किट कहाँ लगा होता है ये पूछ सकते हैं। डबल कॉनकेव लेंस की तरह कौन बिहेव करता है ये पूछ सकते हैं। कैथोड ग्रिड पर कैसा सप्लाई देंगे ये पूछ सकते हैं। तो सारी बातें आपको एज इट इज याद रखनी है, ठीक है। तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। उसके अलावा आपको आप बस संडे तक मतलब कहने का मतलब है आपको मंडे से रेगुलर लेक्चर्स मिलेंगे, आप इस चीज़ का बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। लेकिन आज हमने आपको पूरा एक टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है जो कि सीआरओ बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चंस भी हम आपको प्रैक्टिस करवा देंगे, सो आपको पता लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, ठीक है। सो देखिएगा एक बार फिर से हम बता देते हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस में जो आपका सीआरओ वाला पोर्शन है वो आज हमारा कंप्लीट हो गया है, क्लियर। सो बिल्कुल आपको इसके डायग्राम सीक्वेंस मतलब इसके जो पार्ट्स हैं उसका डायग्राम और उसके सीक्वेंस पूरी तरीके से आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फॉस्फोरस कोटिंग याद होना चाहिए, उसके अलावा आपको सीक्वेंस सारे याद होने चाहिए, ठीक है। पूरा एज इट इज आपको ये सब याद रखना है, ठीक है। सीआरओ का इनपुट इम्पीडेंस किस रेंज में होता है, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरा टॉपिक का निचोड़ आपको दिया जा चुका है। सीआरओ आज हमारा कंप्लीट हो गया है विथ फॉर्मूला एंड डेरिवेशंस ऑल्सो, ओके। कहने का मतलब है पूरा सीआरओ आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा आपको इस टॉपिक्स में हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे। उसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे न्यू जुड़े हैं तो आप प्रॉपरली चैनल पे विजिट कीजिए एंड प्रॉपर प्लेलिस्ट के थ्रू वीडियोस को आप सीक्वेंस वाइज वॉच कीजिएगा और आप मंडे तक थोड़ा सा एडजस्ट करिए। तब तक आप जो लेक्चर्स पढ़ चुके हैं आप उन्हें रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बीच बीच में अगर हम फ्री रहे तो ज़रूर आपको टाइम पे लेक्चर्स देंगे, अदरवाइज हम मंडे से तो आपको डेली मिलना ही है लेक्चर्स, ठीक है। सो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, अपनी प्रिपरेशन को आप बिल्कुल शांति से और फोकस होके करिए। उसके अलावा रिवीजन और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। सो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर्स कैसा लगा। और दूसरी बात ये है कि बाकी आप रिवाइज ज़रूर करते रहिएगा, अदरवाइज आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं आप रिवीजन ज़रूर कीजिएगा क्योंकि सभी ब्रांचेस के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। सो रिवाइज कम पढ़िए पर रिवाइज ज़रूर करिएगा, क्लियर। सो यही इन्हीं बातों के साथ आज हम अपना लेक्चर्स को एंड करते हैं। फाइनली आपका आज का सीआरओ टॉपिक कंप्लीट हुआ। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।